नमस्कार दोस्तों, द राइट डिस्कोर्स में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका होस्ट किसले कुमार। क्या 20 लाख करोड़ का जो ये पैकेज है वो हताशा का अंतिम पड़ाव है? क्या हताश नीति निर्माताओं के पास ये एक अंतिम रास्ता था इकॉनमी को वापस से दुरुस्त करने का? आइए इसी बारे में हम बातें करेंगे। और आज मैंने अपने इस टॉक शो को 4 भागों में बांटा है। पहला ये कि ये 20 लाख करोड़ का जो पैकेज है उसमें क्या क्या हैं, उसके कंपोनेंट्स क्या हैं। दूसरा, ये क्यों ज़रूरी था। तीसरा, जापान ने भी अपनी इकोनॉमी में इस तरीके के लिक्विडिटी इंजेक्शंस बार बार किए हैं, लेकिन उसका क्या प्रभाव जापान पे पड़ा है और हिंदुस्तान में क्या प्रभाव पड़ेगा, ये कितना कारगर सिद्ध हुआ और हिंदुस्तान में कितना कारगर सिद्ध होगा। चौथा है कि क्या वाकई इस 20 लाख करोड़ के पैकेज से भारत आत्मनिर्भर हो पाएगा। तो आइए अब हम अपनी इस बातचीत को शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि ये जो 20 लाख करोड़ का पैकेज है ये कोई नया पैकेज नहीं है, ये कोई एकदम से नया पैकेज इंट्रोड्यूस नहीं किया गया है। फरवरी से जो भी अनाउंसमेंट्स हुए थे रिजर्व बैंक के थ्रू, फाइनेंस मिनिस्ट्री के थ्रू, उन सबको मिला के ये एक अम्ब्रेला टर्म दिया गया है। ये बस एक छतरी है, आप ऐसा समझ लीजिए, जिसके अंतर्गत फरवरी से अनाउंस होने वाले सारे पैकेजेस को मिला के उसके टोटल अमाउंट को जोड़ के 20 लाख करोड़ बताया गया है। इसमें अलग अलग तरीके की चीज़ें हैं, इसमें लिक्विडिटी इंजेक्शंस भी हैं, इसमें हेलीकॉप्टर मनी भी है, इसमें गरीबों को अन्न देना भी है, गैस देना भी है, इसमें अलग अलग तरीके के लॉज भी हैं, इसमें पीएफ पे भी इस पे बात की गई है। कंपनियों को बेल आउट करना या उनके लिए क्रेडिट देना भी सरकार ने इसमें इंट्रोड्यूस किया है। वो सब मिला के इसका जो वैल्यू है वो 20 लाख करोड़ रुपए का है। तो ये कोई नया प्रोजेक्ट नहीं है। आपको मैं बता दूं कि फरवरी से लेकर अभी तक रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने, जो कि भारत का सेंट्रल बैंक है, उसने जो भी लिक्विडिटी इंजेक्शंस अनाउंस किए थे उसका जो कुल अमाउंट है वो 8.04 लाख करोड़ रुपीज़ है। इसका मतलब कि 8.04 लाख करोड़ रुपया लिक्विडिटी इंजेक्शन ऑलरेडी रिजर्व बैंक ने अनाउंस कर दिया था। उसके बाद 1.7 लाख करोड़ यानी कि 1.7 लाख करोड़ रुपीज़ का एक पैकेज फाइनेंस मिनिस्ट्री ने ऑलरेडी अनाउंस कर दिया था। उसके बाद 15 स्कीम कल निर्मला सीतारमन ने अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में डिस्क्लोज़ किया 15 स्कीम्स के बारे में। उन 15 स्कीम्स में 6 एमएसएमईज के लिए थे, 2 ईपीएफ के लिए थे, 2 नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कॉर्पोरेशंस, हाउसिंग फाइनेंस और माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस के लिए थे, 1 डिस्कॉम्स के लिए थे, 1 कॉन्ट्रैक्टर के लिए, 1 रियल एस्टेट के लिए और 3 टैक्स मेजर्स थे। यानी कि कुल अनाउंसमेंट्स जो हुए हैं उसमें से 8.04 लाख करोड़ रुपया रिजर्व बैंक ने ऑलरेडी अनाउंस कर दिया था, 1.7 लाख करोड़ रुपए फाइनेंस मिनिस्ट्री ने ऑलरेडी अनाउंस कर दिया था और कल निर्मला सीतारमन ने 6.68 लाख करोड़ रुपए के अलग अलग स्कीम्स की घोषणा की। तो कुल मिला के जो घोषणा हुई वो 16.42 लाख करोड़ रुपए की घोषणा हो चुकी है और अब तकरीबन 3.5 लाख करोड़ रुपए की घोषणा बची है। इसमें ज़्यादातर जो घोषणाएं थी वो सप्लाई साइड के लिए वो घोषणाएं थी। अगर आप एक अर्थव्यवस्था को देखते हैं तो उसमें 2 पहलू होते हैं, एक सप्लाई और एक डिमांड। तो सप्लाई में कंपनियां होती हैं, जो कंपनी सप्लाई करती हैं, मैन्युफैक्चर करती हैं और सप्लाई करती हैं, और डिमांड में खरीदार होते हैं, कंजम्पशन जो लोग करते हैं। तो मैक्सिमम जो इसमें स्कीम्स बताए गए वो कंपनियों के लिए बताए गए हैं, छोटे कंपनी हो या बड़े कंपनी हो उनके लिए बताए गए हैं, या अलग अलग तरीके के फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के लिए, उनको बेल आउट करने के लिए या उनको क्रेडिट देने के लिए, उनको लोन सस्ते दामों पे अवेलेबल कराने के लिए या सरकार के क्रेडिट पे उनको लोन अवेलेबल कराने के लिए, इस तरीके के स्कीम्स जो हैं सरकार ने इंट्रोड्यूस किए हैं। आम लोगों के लिए सिर्फ एक छोटा सा पीएफ में उन्होंने कटौती दिया है और उन्होंने कहा था कि अब जो 12% एम्प्लॉयज़ का कंट्रीब्यूशन होता था ईपीएफ में और 12% जो एम्प्लॉयज़ का कंट्रीब्यूशन होता था ईपीएफ में, उसमें से अब एम्प्लॉयज़ को 12% कंट्रीब्यूट करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ 10% कंट्रीब्यूट करेंगे एम्प्लॉयज़। और ऐसी कंपनियां जिनमें 100 एम्प्लॉयज़ से कम हैं वो अपने यहाँ 15,000 रुपये से नीचे तनख्वाह कमाने वाले 90% एम्प्लॉयज़ को ईपीएफ निकालने की छूट दे सकते हैं। तो इससे एक बहुत ही छोटा तबका इससे बेनिफिट होगा और ये कोई बहुत बड़ा अनाउंसमेंट नहीं रहा जिससे डिमांड साइड को कोई बहुत ही ज़्यादा वेटेज मिल सके, जिससे हमारा डिमांड बढ़ सके। ऑलरेडी उन्होंने घोषणा कर दी कि डिमांड बढ़ाने के लिए हमने ऑलरेडी जो है लोगों के हाथ में पैसे डाले थे, तकरीबन 1,000 रुपये कोविड के टाइम पे लोगों के बैंक अकाउंट में अलग अलग तरीके से डाले गए हैं। अब आइए हम अपने शो के दूसरे भाग में चलते हैं। ये पैकेज क्यों ज़रूरी था? क्या ये पैकेज कोविड के वजह से ही आया या ये पैकेज का आना बिल्कुल लाजमी था और इस पैकेज को आज ना तो कल आना ही था? तो हम इस कंक्लूज़न पे उतरे हैं कि ये पैकेज, ये एक लिक्विडिटी इंजेक्शन का जो ये पैकेज है, इसको सिर्फ एक रिलीफ पैकेज के तौर पे ना देखा जाए कोविड की वजह से। कोविड ने इससे सिर्फ कैटलाइज़ किया है, कोविड ने सिर्फ इसके टाइम को पीछे खींच दिया है। ये पैकेज आज नहीं तो कल आना था। क्यों आना था इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा।
2019 में NSO की एक रिपोर्ट आई थी जो अभी पब्लिश नहीं हुई थी, लेकिन वो बिजनेस स्टैंडर्ड को कहीं से मिली और उस रिपोर्ट में ये खुलासा किया गया था कि जो ओवरऑल कंज्यूमर स्पेंडिंग है वो 2019 में 3.7% गिर गई है। 3.7% गिरने का अर्थ ये है कि हमारे कंज्यूमर स्पेंडिंग में बहुत ज़्यादा गिरावट आई है। अब मैं आपको एक डेटा से इस बात को सिद्ध करता हूँ। 2011-12 में जो कंज्यूमर स्पेंडिंग थी वो प्रति माह 1,501 रुपये थी, जो 2017-18 में 1,446 रुपये पे आ गई। और ये इन्फ्लेशन के लिए एडजस्टेड है, तो ये रियल टर्म्स में ये डेटा अवेलेबल है हमारे पास। और एक बहुत ही चौंकाने वाला डेटा ये था कि भारत के गांव, जिसमें भारत की आबादी का 2/3 हिस्सा रहता है, वहाँ कंज्यूमर स्पेंडिंग जो थी वो 8.8% गिर गई थी। यानी कि पॉपुलेशन बढ़ने के बावजूद, हमारा भारत में जो हमारा पॉपुलेशन हर सेकंड एक बच्चा पैदा होता है ऐसा कहा जाता है, उसके बढ़ने के बावजूद हमारे जो कंज्यूमर स्पेंडिंग था वो गांव में 8.8% गिरा और ओवरऑल जो पूरे देश में वो 3.7% गिर गया। अब देखिए कि सन 2019 में इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन भी 4.3% की गिरावट दर्ज करता है। अब इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन में क्या है, नाम से ही क्लियर है, औद्योगिक उत्पादन जो है वो 4.3% गिरा। अब औद्योगिक उत्पादन कम हुआ है, इसका साफ साफ मतलब है कि कंजम्पशन भी कम हुआ होगा, तभी औद्योगिक उत्पादन गिरा होगा। इसके अलग अलग कंपोनेंट्स मैं आपको बताता हूँ। कैपिटल गुड्स में 20.7% की गिरावट आई, कंज्यूमर ड्यूरेबल्स के प्रोडक्शन में 9.9% की गिरावट आई, इंफ्रास्ट्रक्चर और कंस्ट्रक्शन गुड्स में 6.4% की गिरावट आई। ये गिरावटें इसलिए आई क्योंकि हमारे मार्केट में डिमांड जो है वो बिल्कुल कम हो गया था और ये एक बहुत ही ख़तरनाक सिचुएशन है हिंदुस्तान जैसे एक डेवलपिंग कंट्री के लिए, जिसकी इकॉनमी तेज़ी से बढ़ती हो और अचानक से डिमांड कम हो जाए। ये बहुत ही ख़तरनाक सिचुएशन है। तो इस सिचुएशन में आज न कल एक रिलीफ पैकेज तो आना ही आना था और ये डिमांड साइड के लिए ज़्यादा आना चाहिए था, ना कि सप्लाई साइड के लिए। लेकिन गवर्नमेंट ने अपने हर बजट में सप्लाई साइड को स्ट्रेंथन करने के लिए, सप्लाई साइड को मजबूत करने के लिए ज़्यादा कोशिश की है और डिमांड साइड को मजबूत करने के लिए बहुत कम कोशिशें की गई हैं। या जो भी कोशिश रही है वो उतनी कारगर नहीं सिद्ध हुई है कि पूरा का पूरा अर्थव्यवस्था जो है एकदम सुधर जाए या एक सुधार के डायरेक्शन में आ जाए। तो मैंने आपको समझाया कि इस पैकेज का आना क्यों ज़रूरी था। आज न कल इस पैकेज को आना ही था। तो ये सिर्फ हम कह सकते हैं कि कोविड की वजह से ये पैकेज कैटेलाइज हुआ है, इसका जो टाइम था वो थोड़ा पहले खिसक गया है। अब आइए हम अपने शो के तीसरे भाग में चलते हैं, बातें करते हैं जापान के बारे में। जापान एक ऐसा देश है जिसने 1980 से अपने अर्थव्यवस्था में पैसे को पंप किया है और बहुत ही अनकन्वेंशनल तरीके से स्केनेशन सिस्टम को उसने अपने इकॉनमी में इंट्रोड्यूस किया है। जापान अपनी इकॉनमी में पैसे हमेशा पंप करता रहता है। 2008 तक उसने 10 बार इकॉनमी में लिक्विडिटी इंजेक्शन किया था। उसके बाद 2020 तक भी कई बार उसके इकॉनमी में लिक्विडिटी इंजेक्शंस हुए हैं, लेकिन उसके बावजूद जापान की इकॉनमी पे इसका बहुत ज़्यादा प्रभाव नहीं पड़ा है। लिक्विडिटी इंजेक्शन क्यों होता है इसके बारे में आपको बता दूं। लिक्विडिटी इंजेक्शन तब होता है जब इकॉनमी का साइज़ नहीं बढ़ता होता है। लिक्विडिटी इंजेक्शन जनरली तब होता है जब इन्फ्लेशन बहुत कम हो जाता है और इकॉनमी का ग्रोथ जो होता है, जो जीडीपी का ग्रोथ हम जिसको बोलते हैं, वो बहुत ही कम हो जाता है। तब हम लिक्विडिटी इंजेक्ट करते हैं ताकि इन्फ्लेशन बढ़े, इंटरेस्ट रेट कम हो और इकॉनमी का साइज़ बढ़े। लेकिन जापान ने ये कई दफ़े किया, उसके बाद भी जापान को इसमें बहुत ज़्यादा जो है अपना डिज़ायर्ड रिज़ल्ट वो नहीं मिल पाया है। इकोनॉमिस्ट के एक्सपेक्टेशन के अनुसार जापान का ये लिक्विडिटी इंजेक्शन काम नहीं कर पाया है। डेटा देता हूँ आपके पर्सपेक्टिव के लिए। पूरे के पूरे 90s में जापान ने अपने इकॉनमी में 1.3 ट्रिलियन डॉलर्स इंजेक्ट किए हैं। 2001 से लेकर 2004 तक तकरीबन 332 बिलियन डॉलर्स इंजेक्ट किए गए जापान के इकॉनमी में। अभी जब 12 मार्च को यूनाइटेड स्टेट्स ने अपने इकॉनमी में 500 बिलियन डॉलर्स इंजेक्ट किया, उसके बाद विश्व के सारे देशों के सेंट्रल बैंक्स ने अपने इकॉनमी में लिक्विडिटी इंजेक्शंस किए हैं। उसमें फिर से बैंक ऑफ जापान ने अपना लिक्विडिटी इंजेक्शन किया है। लेकिन क्या लिक्विडिटी इंजेक्शन एक सुस्त अर्थव्यवस्था की दवा है या सिर्फ एक पेन किलर है, इस बात को समझना बहुत ही ज़रूरी है। लिक्विडिटी इंजेक्शन सिर्फ और सिर्फ एक पेन किलर की तरह काम करता है कि आपकी अर्थव्यवस्था परेशान है तो एक टेम्प्रोरी इफेक्ट दिखाने के लिए, ताकि जो आपके इन्वेस्टर्स हैं उनका मोराल बूस्टअप हो जाए और फिर से वो इन्वेस्ट करना शुरू कर दें। बस ये काम है लिक्विडिटी इंजेक्शन का। इसको क्वांटिटेटिव ईजिंग भी बोलते हैं। जापान ने 1980 से लेके 2004 तक बहुत बार क्वांटिटेटिव ईजिंग की है, लेकिन ये क्वांटिटेटिव ईजिंग अनसक्सेसफुल रहा है। हिंदुस्तान भी अब वो क्वांटिटेटिव ईजिंग करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन हिंदुस्तान के क्वांटिटेटिव ईजिंग में सिर्फ क्वांटिटेटिव ईजिंग ही नहीं बल्कि क्रेडिट ईजिंग भी है। उसमें हेलीकॉप्टर मनी जैसे कॉन्सेप्ट भी हैं, जिसका मतलब ये है कि पैसे छाप के सीधा लोगों के हाथ में पैसे दे देना।
जापान ये सारी चीज़ें कर चुका है पहले, और जापान क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव ईजिंग भी कर चुका है। लेकिन उन सब के बावजूद उन सब का जो समरी है वो यही है कि अपनी इकॉनमी में किसी तरीके से पैसे को पंप करना। इन सब के बावजूद जापान को बहुत ज़्यादा सक्सेस हासिल नहीं हुई है। हिंदुस्तान की इकॉनमी में जहाँ इन्फ्लेशन जापान से ऑफकोर्स बहुत ज़्यादा है, वहाँ पे पैसा और इंजेक्ट करना क्या इन्फ्लेशन को और बढ़ा देगा या इस सुस्त अर्थव्यवस्था को सुधारेगा, ये आने वाला समय बताएगा। लेकिन इतना तय है कि सप्लाई साइड में जो भी चीज़ें की गई हैं उससे सप्लाई साइड थोड़ा बहुत इफेक्ट होगा, लेकिन सप्लाई अगर है तो डिमांड भी तो होना चाहिए। अगर सप्लाई है तो कुछ खरीदार भी तो होने चाहिए। तो खरीदारों के पास जब पैसे नहीं होंगे तो वो खरीदारी कहाँ से करेंगे, ये एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है। तो अब जो 3.5 लाख करोड़ का जो अनाउंसमेंट बचा हुआ है, शायद उसमें खरीदारों के लिए कुछ अनाउंसमेंट किया जाए। ये अब देखने वाली बात है कि क्या अनाउंसमेंट फाइनेंस मिनिस्ट्री उस पर करता है। तो आइए हम अपने शो के चौथे भाग में आते हैं, आत्मनिर्भर भारत। क्या इस 20 लाख करोड़ के पैकेज से भारत आत्मनिर्भर हो जाएगा? आत्मनिर्भरता की परिभाषा क्या है? प्रधानमंत्री ने कहा कि आत्मनिर्भरता की परिभाषा ये है कि हम एक सशक्त भारत बनाएं और दूसरे देशों की विश्व में मदद करें। जैसा अभी हाइड्रोक्लोरोक्विन भेज के भारत ने दूसरे देशों की मदद की, तो दूसरे देशों की मदद भारत पहले भी करता आया है और आगे भी करता रहेगा, जहाँ तक मेरा मानना है। लेकिन ये आत्मनिर्भरता वाली बात क्या थी? क्या ये एक दुबियस कॉन्सेप्ट था? क्या ये सिर्फ और सिर्फ एक पॉलिटिकल कॉन्सेप्ट था? तो आज मैं वंस एंड फॉर ऑल हमेशा के लिए इस बात को क्लियर कर देता हूँ कि ये इकोनॉमी से हट के एक कॉन्सेप्ट था, जो कि प्योरली पॉलिटिकल बात थी, अपने हिंदुस्तान के लोगों को अपने सपोर्ट में लाने के लिए। इससे ज़्यादा इसका कोई मतलब नहीं है। ये क्यों, इस बात को मैं क्लियर कर देता हूँ। प्रधानमंत्री साहब कोई भी इकोनॉमिक डिस्कशन में नहीं घुसे, वो सिर्फ एक पैकेज का ऐलान करके चले गए। बाद में उनके फाइनेंस मिनिस्ट्री ने इस बात को बोला कि ये वी आर नॉट मूविंग इनवर्ड, वी आर नॉट गोइंग टू हैव इनवर्ड लुकिंग पॉलिसीज़। इसका मतलब कि बाहर से आने वाले जो भी गुड्स हैं उनको हम आने देंगे, उन पे हम कोई टैरिफ्स वगैरह नहीं लगाएंगे, ऐसा फाइनेंस मिनिस्ट्री का कहना था। इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन का यही मतलब होता है कि बाहर से आने वाले गुड्स को हम रोक दें, इंपोर्ट पे रोकें या उस पर टैरिफ बहुत ज़्यादा बढ़ा दें, ताकि हम अपने देश में ही चीज़ों को प्रोड्यूस कर पाएँ। तो फाइनेंस मिनिस्ट्री ने इस चीज़ को नकार दिया है। तो हम इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन नहीं करेंगे तो लोकल के लिए वोकल होने वाली बात कितने हद तक जायज़ सिद्ध हो पाएगी, ये तो फ्यूचर ही बताएगा। और क्या उसके पीछे सरकार की पॉलिसीज़ होंगी, ये शायद अभी क्लियर नहीं है, या शायद सिर्फ लोगों के ऊपर एक फिर से लोगों को टास्क दिया गया है कि भाई आप लोकल प्रोडक्ट्स ही खरीदिए, लेकिन सरकार किसी भी तरीके का कोई इंटरनेशनल ट्रेड पे टैरिफ्स को नहीं बढ़ाएगी, इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन पे ध्यान नहीं देगी, और लोगों को ये करना होगा कि वो लोकल प्रोडक्ट्स ही खरीदें। तो ऐसे कॉन्सेप्ट जनरली सिर्फ एक पॉलिटिकल कॉन्सेप्ट बन के रह जाते हैं। इसके पीछे आप प्रधानमंत्री साहब का कल्चरल बैकग्राउंड देखिए। संघ का एक हमेशा जो रहा है, आरएसएस का एक इकोनॉमिक थ्योरी रहा है कि वो बहुत ही कंजर्वेटिव रहे हैं, वो बाहर की चीज़ों को इस्तेमाल नहीं करना चाहते हैं, और इस तरह की कंजर्वेटिव थ्योरीज उनके पास हैं। तो प्रधानमंत्री साहब के पास वो भी एक फैक्टर काम करता है दिमाग में, और कहीं ना कहीं देश के लोग भी उस चीज़ को पसंद करते हैं। और दूसरा फैक्टर ये है कि वो एक बहुत ही कैपिटलिस्टिक माइंड सेटअप के भी हैं, और हमेशा से कॉरपोरेट्स को बढ़ावा देने वाले और फ्री मार्केट के पैरोकार रहे हैं। तो इसलिए उनकी फाइनेंस मिनिस्ट्री ने एक तरफ क्लियर कर दिया कि भाई हम इनवर्ड लुकिंग पॉलिसीज़ को नहीं अपनाएंगे। तो ये एक बहुत ही ध्यान देने वाली बात है कि प्रधानमंत्री ने एक बहुत ही पॉलिटिकल स्टेटमेंट दिया था यहाँ पे कि भारत आत्मनिर्भर होगा और हम जो है लोकल के लिए वोकल होंगे। ये सिर्फ और सिर्फ पॉलिटिकल स्टेटमेंट था, इसमें इकोनॉमी का कहीं कोई लेना देना नहीं है। तो क्या ये 20 लाख करोड़ से भारत आत्मनिर्भर देश बन सकता है? नहीं, 20 लाख करोड़ से ये लिक्विडिटी इंजेक्शन से कोई भी देश आत्मनिर्भर नहीं बनता है। जापान, इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया, यूनाइटेड स्टेट्स, सब के सब लिक्विडिटी इंजेक्शन करते हैं अपनी इकोनॉमी में, लेकिन इससे आत्मनिर्भरता का कहीं दूर दूर तक कोई संबंध नहीं है। तो ये सिर्फ और सिर्फ एक पॉलिटिकल कॉन्सेप्ट है। अगर आप लोग चाहेंगे, अगर आप लोग कहेंगे, तो मैं आने वाले समय में इस पूरे के पूरे 20 लाख करोड़ के प्रोजेक्ट का एक समरी बना के कि क्या क्या है इसमें, वो भी दे दूंगा। इसके लिए आपको मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना होगा, लाइक करना होगा, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करना होगा। थोड़ी मेरी मदद कीजिए ताकि मैं भी आप लोगों की दिल से मदद कर पाऊँ। धन्यवाद।